तो बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में संकेत दिया कि कल के बजट में गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। पीएम ने देश के गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने की बात कही। साथ ही विकसित भारत 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के संकल्पों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। तो आज सवाल यह उठता है कि लक्ष्मी की कृपा का जिक्र करके क्या प्रधानमंरी नरेंद्र मोदी कल संभावित रूप से मिलने वाली किसी सौगात की बात कर रहे हैं? ये सौगात जो है क्या टैक्स में छूट के दायरे को बढ़ाने को लेकर आएगी, मिडिल क्लास के कुछ बड़े ऐलानों को से जुड़ी हुई आएगी, या फिर इकोनॉमी को ओवरऑल आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदमों को दायरे को बढ़ाते हुए इस रूप में आएगी? अभी ये देखना बाकी होगा। लेकिन आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं और साथ ही साथ ओवरऑल वो बजट से, कल के बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले आप देखिए रिपोर्ट। आज से बजट सत्र की शुरुआत। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ संकेत दे दिया है कि कल बजट में गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं पर विशेष फोकस रह सकता है। पीएम ने देश के गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में एक नया विश्वास पैदा करेगा। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम मोदी ने साथ ही विकसित भारत 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के संकल्पों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जब भारत आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा तो भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि जनता ने तीसरी बार इस सरकार को देश को विकास की राह पर ले जाने का दायित्व सौंपा है और सरकार इसी कड़ी में मिशन मोड में है और सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम अपने संबोधन में देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति का बखान करने से भी नहीं चुके। उन्होंने इशारा किया कि कल के बजट में महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर नारी को सम्मान और समान अधिकार मिलना जरूरी है। हमें नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है और इस बजट सत्र में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, जिसमें देखना होगा कि महंगाई की मार झेल रही जनता को सरकार कैसे राहत का मरहम लगाती है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब के दायरे को बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे नौकरी पेशा लोगों की मुट्ठी में क्या आता है और रोजगार की आस लगाए युवाओं को क्या मिलता है और सरकार किस तरीके से देश के विकास की गति को नई दिशा देने का काम करती है, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं मनीष सिंघल साहब का, महासचिव हैं एसोचैम के। बहुत बहुत स्वागत है सिंघल साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं विवेक जालान साहब,
जो कि पार्टनर टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। इसके अलावा नमस्कार। स्वागत सर। इसके अलावा हमारे साथ रूम की मंजूमदार भी जुड़ चुकी हैं, इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत है रूम की आपका भी हमारे शो पे। जालान सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जो है काफ़ी चर्चा का विषय है कि सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। क्या उन्होंने किसी तरह के टैक्स रिलीफ या एडजस्टमेंट्स के संकेत दिए हैं? आपको क्या लगता है? जी हाँ, जो उन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों की बात की है, इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड भी था कि मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी रियायत होगी इस बजट में। और इस बार सब उम्मीद लगाए रखे हैं मिडिल क्लास लोग कि एक इनकम टैक्स की सिंप्लीफिकेशन होगी, तो ये नए रिजाइम, पूरा ओल्ड रिजाइम, इससे राहत मिलेगी और सिर्फ एक नई रिजाइम रह जाएगी इनकम टैक्स में। और दूसरा जो टैक्स स्लैब है, अगर हम देखें तो पहले 10 साल पहले 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, जो आज 7 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। किंतु जो 5 लाख कमाते थे पहले, वो आज 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इस हिसाब से 7 लाख की जो टैक्स स्लैब है वो कम से कम 10 लाख रुपए होने की उम्मीद है, ताकि 10 लाख रुपए तक की जिसकी सालाना इनकम है उसको इनकम टैक्स लगे ही ना। ये जरूरी भी है देश के लिए, क्योंकि देश की आप देख रहे हैं कि पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी, इस बार 6.4% आकलन किया जा रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ तभी होगी जब ये मिडिल क्लास लोग गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करेंगे, खरीदारी करेंगे, और वो तभी खरीदारी कर सकते हैं जब उनके हाथ में इनकम आए। आज देखा जा रहा है कि जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के 20 से 25% मिडिल क्लास की इनकम वो टैक्स में जा रही है। तो इसमें काफी रियायत की उम्मीदें हैं, और आज माननीय प्रधानमंत्री के भाषण से ये और अगले कल के लिए काफी उम्मीदें जग गई हैं मिडिल क्लास को। ऑलराइट, बिल्कुल। और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर रिलीफ लेकर आए, क्योंकि कंजम्पशन के मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सुस्ती दिखाई दे रही है। तो अगर कंजम्पशन को बढ़ाना है, आम आदमी के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। अब किस रूप में वो डालेंगे ये कल देखने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ टैक्स रिलीफ और कुछ पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिले। मनीष सिंघल साहब, ये तो आम आदमी की बात हो गई, थोड़ा सा इंडस्ट्री के इस वक्त के पेन पॉइंट्स पर अगर आप गौर कर पाएं और उनको बता पाएं, और उसके हिसाब से फिर बताएं कि एक आइडियल बजट कल के लिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की एक संकल्प रख के एक पाथ बहुत सालों से ही इस्टेब्लिश कर दिया है। मैं तो ये कहता हूँ इंडस्ट्री चाहती है कि उस पाथ से अब हम हटे नहीं। हाँ, अब उसमें जो आज के टाइम पे थोड़ी अड़चनें आती हैं इंडस्ट्री को, उनको आगे और क्लियर करना है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज में तो जो इन्वेस्टमेंट और सरकार कर रही है वो करते रहना चाहिए, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म फायदे में काफ़ी रहेगा। लेकिन इसके अलावा, जैसे आज इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया, एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड लेवल पे है, दैट इज हमारे स्टेट्स पे, वो अब सरकार को फोकस करना पड़ेगा। कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करके सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जो स्टेट लेवल पे बहुत सारे हमारे एमएसएमईज हैं, देखिए वो 240 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 240, 250, मतलब समझिए एग्रीकल्चर के बाद वो सेकंड मेजर सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का एम्प्लॉयमेंट जो देता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। हम उनके लिए किसी तरह टैक्स रेट्स रैशनलाइज करें, हम उनके लिए मे बी जीएसटी का इकोसिस्टम थोड़ा आसान बनाएं, क्योंकि वो लोग कंप्लायंसेस में अपना काफ़ी पैसा और टाइम व्यस्त करते हैं, जो कि वो बिजनेस को ग्रो करने में कर सकते हैं। तो अगर हमने एमएसएमईज के ऊपर फोकस करके उनको ज़्यादा आसान क्रेडिट देके उनको ज़्यादा आसान बिजनेस करवाने का एक रुख दें इस बजट में, तो उससे एम्प्लॉयमेंट में भी फ़ायदा होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट होगी, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। तो जैसा भी पहले प्रश्न में आपने पूछा
लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऑलराइट, तो ये है एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल आप थोड़ा सा एक चेकअप भी कर लेते हैं कि इस वक्त कितनी विंडो है गवर्नमेंट के पास। रुमकी मजूमदार, थोड़ा सा बताएं मैम, कितना हाथ में है गवर्नमेंट के जो अभी हमारी जो फिस्कल हेल्थ है उसके हिसाब से। आज इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी के प्रोजेक्शंस भी आए हैं और उसमें सुस्ती ही हम कहेंगे, जितने एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था वैसे दिखाई दे नहीं रहा। अब उसमें कुछ करेक्शंस होंगे तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ में जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, वॉर्स, ट्रेड टेंशंस अलग आ रही हैं, कितना स्पेस है गवर्नमेंट के पास कि वो एक आम व्यक्ति के लिए कुछ सोच पाए या मिडिल क्लास के लिए कुछ सोच पाए? रूम की आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। हाँ, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो सरकार कोशिश कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करके कितना कंजम्पशन को बूस्ट कर सकती है। अब गिवन जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट होगा। टैरिफ्स अगर लगते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। प्लस अगर जो डॉलर का जो अप्रिसिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी का जो वैल्यू घट रहा है, उससे हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी सिचुएशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट करना थ्रू मिडिल इनकम जनरेशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सरकार इन दोनों को बैलेंस करना वो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अभी इकोनॉमी को बूस्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करती है तो उससे इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट साइकिल पे, इसके इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और दोनों इंडिया को बहुत जरूरत चाहिए। तो इसलिए सरकार कोशिश करेगी कि मिडिल क्लास इनकम, जैसे कि हमारे आगे के पैनलिस्ट ने भी वही कहा था कि मिडिल इनकम क्लास को कंजम्पशन को बूस्ट करेंगी, प्लस वो कैपेक्स का स्पेंडिंग वो कंटिन्यू करेंगी। और वो फिस्कल डेफिसिट में इस बार सरकार कंटिन्यूसली दे हैव रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, तो कैपेक्स पे जोर रहेगा और रेवेन्यू डेफिसिट पे कोशिश करेंगे दे कैन कंट्रोल दैट। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज स्पेस एंड बस यही है कि प्रायोरिटाइज ज्यादा कैपेक्स पे करना पड़ेगा, मेक श्योर देयर इज मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। ऑलराइट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन पर फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए कैपेक्स पर जोर दे सकती है गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा हुआ तो सच में एक अच्छा बजट इसे कहा जाएगा। बट अगेन एक आम आदमी के लिहाज से, जालान साहब, एक आम आदमी के लिहाज से वो तो देख रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, महंगाई लगातार उसकी जेब पर हमला कर रही है। इनकम टैक्स के जो थ्रेशोल्ड्स थे इंडिविजुअल्स के लिए, जो 2014 में थे वो 2.5 लाख थे, वो आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अगर एनुअल इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर उसमें आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो 2014 का 2.5 लाख रुपए आज 1.5 लाख भी नहीं है, 1.4 लाख ही आ रहा है। लेकिन उसके कमाई में, वेजेस में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है। तो आम आदमी तो चारों तरफ से मार उसको पड़ी हुई है। दूसरा, जो लोन रेट्स हैं वो अभी हायर लेवल्स पे ही हैं। उसको अनसिक्योर जो लोन्स हैं वो लगातार उसका बर्डन बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर। तो एक फ्रेश एयर चाहिए मिडिल क्लास को इस वक्त, और वो अगर नहीं मिली तो फिर आगे जाके इकोनॉमी के लिए ही इसके दुष्प्रभाव होंगे। ऐसे में आप देख रहे हैं दिस इज हाई टाइम, या गवर्नमेंट एक और चांस ले, क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ दिल्ली का ही है। आपको लग रहा है कि इस समय अवश्यंभावी हो गया है देना? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा, मैं 5 बातें कहूंगा इसमें मिडिल क्लास के लिए। एक, जैसा कि मैंने कहा कि जो स्लैब है, आपने जो स्लैब रेट की बात कही, अभी खाली नई स्कीम ही रहेगी और उसके स्लैब रेट की बढ़ने की संभावना है। आपने सही कहा, और हमें लग रहा है कि इस बार स्लैब रेट में काफी बढ़ोतरी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि 7 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 10 लाख होगी। लेकिन
दूसरा, जो मेरे सह पैनलिस्ट ने भी कहा, जो मिडिल क्लास है, वो जो बिजनेस में है, एमएसएमई जिसे हम कहते हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए खासा इस बजट में एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। एमएसएमई की बढ़ोतरी होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई ही जनरेट करती है। और इकोनॉमिक सर्वे हमारी बहुत क्लियर है इस बार कि डीरेगुलेशन, ये जो इतने सारे कंप्लायंस बर्डन है एमएसएमई के ऊपर, प्रोसीडियर है, जैसे आप टीडीएस की कंप्लायंस देखो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। टीडीएस जस्ट एक एडवांस टैक्स है। तो इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफिकेशन की इस बार उम्मीदें हैं एमएसएमई के लिए। तीसरा, एलएलपी, एमएसएमई बिजनेस करती है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की इनकम टैक्स की दरें देखें तो 31.2% है, जबकि कंपनी की अराउंड 27% है। तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स की दरें कम होंगी, एमएसएमई के पास ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस लोगों को वो ज्यादा, अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा ग्रोथ दे पाएंगे, और यही जो एम्प्लॉइज है मिडिल क्लास, वो स्पेंड करेंगे और जीडीपी को बूस्ट मिलेगी। चौथा, काफी सारे हमारे जो यंग यूथ है, यूथ की हम अगर बात करें तो वो आज काफी जन स्टार्टअप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टार्टअप में आ रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो स्टार्टअप के लिए इनकम टैक्स की एक रियायत होने की उम्मीद है इस बजट में, ताकि यूथ को बूस्ट मिले। और पांचवा, ये जो नई इनकम टैक्स की स्लैब की हम बात कर रहे हैं, इसमें काफी कम डिडक्शंस है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कुछ एक डिडक्शन है जो इनकम टैक्स, नई इनकम टैक्स स्लैब में डिडक्शन मिलते हैं नई इनकम टैक्स रिजाइम में। तो इसमें भी काफी बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, ताकि आम आदमी के पास, जैसा मैंने कहा, मिडिल क्लास के पास पैसे आए और मिडिल क्लास उसको खर्च करे और जीडीपी ग्रोथ हो। इस बार ये गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है, ताकि गवर्नमेंट सस्टेन कर पाए अगले साल की जीडीपी ग्रोथ। यानी कि कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट के पास, और ना ऐसी कोई लग्जरी है, इसलिए ये करना ही होगा। अगर आपको उस ग्रोथ रेट के हिसाब से आगे बढ़ाना है देश को, जो बहुत ज़रूरी है, आप 2047 को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हमारा 5 ट्रिलियन तक भी अगर आप पहुंच पाए, जो पहला पड़ाव कहा जा रहा है, उसके लिए आपको अच्छा ग्रोथ रेट चाहिए होगा। बट अगेन, जैसा कि रुमकी जी ने भी कहा कि जॉब जनरेशन पर फोकस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। मनीष जी, थोड़ा ये बताइए कि कारोबारी लिहाज से इस वक्त बिजनेस करने के पेन पॉइंट्स क्या हैं? जैसा कि आज का इकोनॉमिक सर्वे जो जालान साहब ने भी जिक्र किया, डीरेगुलेशन बहुत हाईलाइटेड एक पक्ष है कि आप अभी भी, आपको डीरेगुलेशन करना पड़ेगा। आपको एफडीआई लाना है तो आपको यहाँ के छोटे मोटे हर्डल्स अभी भी हटाने पड़ेंगे। अगर आपको अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को और रोबस्ट बनाना है, ग्रो करना है, आपको डीरेगुलेशन और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स बताइए सर, कहाँ दिक्कत आती है आज बिजनेस करने में? इन्फ्लेशन वगैरह तो अपनी जगह है, बट ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, या ये जो भी पेन पॉइंट्स है सर, अगर आप उनको हाईलाइट कर पाएं। देखिए, जो मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही थी, वही चीज आज इकोनॉमिक सर्वे में एम्फसाइज की गई है, जिसको डीरेगुलेशन माना गया है। अब डीरेगुलेशन तो हमारा 1991 से चल रहा है, लेकिन आज की डेट में ग्राउंड लेवल के ऊपर रेगुलेशंस काफ़ी हैं। वहाँ पे अभी भी फेसलेस प्रोसेसेस नहीं हैं फॉर डूइंग बिजनेस। सो उस वजह से जो एक एंथुजियाज्म के साथ अगर कोई इंडस्ट्री लगती है हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत, वो ग्राउंड लेवल पे जाके उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। 3 चीज़ तो मेन हम सभी बात करते हैं, लैंड, लेबर और आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। ये अभी भी काफ़ी हद तक पेन पॉइंट्स हैं, और सरकार इसकी कॉन्शियस भी है जब हम कहते हैं कि हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, विच इंक्लूड्स लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड अदर कॉस्ट, उसको हमें सिंगल डिजिट में लाना है। अब वो हमें करना पड़ेगा, और जैसा आपने बोला, उससे विदेशी निवेश ही नहीं, हमारे अपने प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी काफ़ी बढ़ेगा। नहीं तो अभी प्राइवेट सेक्टर एक नई फैक्ट्री शायद लगाने में
काफ़ी हेजिटेट करता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर उनको लगता है कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैलेंजेस आएंगे। सो आई थिंक अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा बजट में फोकस दे दें कि कैसे प्रोसेसेस किए जाएं, डीरेगुलेशन तो आई थिंक काफ़ी हो चुका है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डीरेगुलेशन को एक नए सिरे से धार देनी पड़ेगी, तब जाके शायद बात बन पाएगी। अब देखते हैं महालक्ष्मी की कृपा जो है आम आदमी के साथ साथ इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी पर कैसे बरसती है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सिंघल साहब, थैंक यू सो मच। रुमकी जी के साथ हमारी ज़्यादा बात हो नहीं पाई, थोड़ा सा आज नेटवर्क का इश्यू रहा, बट जितने भी इनपुट्स उन्होंने दिए बहुत इंपॉर्टेंट दिए। थैंक यू सो मच रुमकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जालान साहब, आपका भी हमारे शो पे आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें।